हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा हो रही है, परीक्षा की तिथि जो है वो 30 अप्रैल है। परीक्षा एकदम नजदीक ही आ गई है। तो उसी परीक्षा का आज जो 7वां चैप्टर है, नाम है इसका पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोटोन एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। आज हम लोग ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से। तो पारिस्थितिकी तंत्र से पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में पारिस्थितिकी है क्या, ये कौन सा विज्ञान है, कौन सा साइंस है। इकोलॉजी जो है वो एक साइंस है। इस साइंस के अंदर क्या करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त जीवों, ठीक है, एवं भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जो उनके इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है। इस पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1865 में पारिस्थितिकीविद हैं रिटर, इनके द्वारा इस जो शब्द का है प्रयोग किया गया है। बाकी एक और पर्यावरणविद है, पारिस्थितिकीविद है अर्नेस्ट हैकल, इनके द्वारा इसकी परिभाषा दी गई। इन्होंने परिभाषा में क्या बोला, वातावरण और जीव समुदाय, ठीक है, एक तो एनवायरमेंट और जीव समुदाय, जो जीव हैं उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, यूजुअली वातावरण और जीव समुदाय के बीच जो पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंसिटी है, एक दूसरे को जिस तरह से ये प्रभावित करते हैं, उसके अध्ययनों को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। बाकी पहले क्या था, इसकी जो है वो परिभाषा बहुत संकीर्ण थी। आने वाले समय के साथ परिभाषा इसकी थोड़ी विस्तृत हुई है। और अब जो नई परिभाषा है उसमें कहा है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वरन अभी तक केवल यही था कि पारिस्थितिकी में क्या है, पौधों तथा जंतुओं और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को पढ़ते थे। बट इन्होंने आगे बढ़ाते हुए बोला कि नहीं, इसमें मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन जो इंटरवेंशन है, ह्यूमन का है, और उनके भौतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। और ज्यादा जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन इन्होंने इसकी बना दी। उसके बाद क्या बोला कि पारिस्थितिकी में समुदाय, कम्युनिटी, पारितंत्र, बायोम एवं जैव मंडल, बायोस्फीयर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद एक और वैज्ञानिक है यूजीन ओडोम, इन्होंने 1963 में पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। और पारिस्थितिकी परिभाषा में उन्होंने कहा कि पारिस्थिति जो क्या है वो है प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, किस तरह से प्रकृति जो है वो फंक्शन करती है, ठीक है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इसका अध्ययन करना ही जो है वो पारिस्थितिकी है। तो ये जो हो गया हमारा पारिस्थितिकी के बारे में। बाकी अब हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब टॉपिक पे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले तो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो हुआ एजी टॉन्सले द्वारा वर्ष 1935 में। ये नाम आप लोग जो है वो याद रखते जाइएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये किया है एजी टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया है, रिटर ने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट हैकल है एक नाम, ठीक, और उसके बाद से यूजीन ओडोम है। ये चार नाम हो गए अभी। ये नाम बाद में हमने टेबुलर फॉर्म में डाले हुए हैं कि किस नाम का क्या रिलेवेंस है। इससे स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है वो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो इसका ऑप्शन जो है वो एजी टॉन्सले है। ठीक है, टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा भी थी। परिभाषा क्या दी, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, भौतिक तंत्रों का एक स्पेशल टाइप है। उसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठकों से होती है। रचना किससे होती है, जैविक से भी और अजैविक दोनों प्रकार के तंत्र होते हैं। और ये क्या है, भौतिक तंत्र है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। ठीक है, स्थिर होता है मींस स्टेबल होता है, और समस्थिति मतलब इसकी स्थिति जैसी होती है वैसी ही रहती है। लाइक इसमें किसी चीज का घटना बढ़ना नहीं होता है, एक इसमें क्या है, साम्य बना होता है। यह एक खुला तंत्र हो रहा है। खुला तंत्र ये ऊर्जा के आधार पर इन्होंने बोला कि इस तंत्र में ऊर्जा का इंटरनल फ्लो भी हो सकता है और एक्सटर्नल फ्लो भी हो सकता है। तंत्र में ऊर्जा प्रवेश भी कर सकती है और ऊर्जा निर्गमन भी कर सकती है, तथा यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ठीक, ये टॉन्सले के अनुसार परिभाषा बनी कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार जिसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से और अपेक्षाकृत स्थिर है, समस्थिति में है, खुला तंत्र है और ये विभिन्न प्रकार का
हो सकता है। ठीक, ये टॉन्सिलियर ने एडिशन दी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, सामान्यतः जीव मंडल, जो अभी हमने बोला ना कि इसमें जीव मंडल भी इन्होंने ऐड किया है। जीव मंडल जो है, जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये और सिंप्लीफाइड जो है वो डेफिनेशन हो गई। बायोस्फीयर जो है, जिसको जैव मंडल बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन में नीचे लिखी हुई है, एक लाइन स्किप कर रहे हैं। तो जैव मंडल क्या है, मिट्टी, शैल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है, इसको जैव मंडल बोलते हैं। ये पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये बोल रहे हैं कि इस जैव मंडल के सभी संगठक, इसमें किसी भी प्रकार के संगठक हो, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, इनके समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन का जानवरों के साथ इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन का पेड़ पौधों के साथ होता है, मानव का जानवरों के साथ होता है, जानवरों का पेड़ पौधों के साथ होता है, इस तरह का जो ये इंटरेक्शन है, जो ये क्रिया है, इस क्रिया से जो तंत्र बनता है, उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है, फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। ये कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, ये तो सारी होंगी पारिस्थितिकी तंत्र की जो परिभाषाएं हैं, और इसमें परिभाषाओं के साथ इसमें क्या क्या शामिल है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अभी जो हम डेफिनेशन देख रहे थे, उसी में लिखा हुआ था कि यह एक क्या है, खुला तंत्र होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो दोनों दिशाओं से हो सकता है। इसमें अंदर भी ऊर्जा आ सकती है और ऊर्जा बाहर भी जा सकती है। बाकी इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक हर प्रकार के तत्व हैं। ठीक है, तो कुछ जैविक तत्व हैं जो क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, साथ में जो और लोग हैं उनके लिए भी भोजन का उत्पादन करते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो है वो अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। इनकी भोजन के लिए किसी दूसरे तंत्र पर निर्भरता नहीं होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, और किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करती है। समस्त जीव, ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब जीव और उनके भौतिक पर्यावरण का क्या है, प्रतिनिधित्व करती है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक इंक्लूसिव एरिया है, काफी बड़ा एरिया है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, विशेषताएं हो गई। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट और डिटेल में देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट हैं क्या क्या। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अगर आप देखोगे घटकों के आधार पर, तो इसके दो संगठक हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक। जैविक संगठक वो जिनमें जीवन है, अजैविक संगठन वो जिनमें जीवन नहीं है, किंतु जीवन को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो स्टार्ट किया हमने पहले अजैविक संगठनों से। अजैविक संगठनों को इनके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं है। दूसरा कार्बनिक, जो कार्बन से रिलेटेड है। और तीसरा भौतिक। ठीक है, अकार्बनिक में मिट्टी, जल, लवण जैसे हो गया। कार्बनिक में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यूरिया है, ह्यूमस है। भौतिक में ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु, उसके बाद से जलवायु जो घटनाएं हैं, जैसे भूकंप आ रहा है, जैसे बिजली गिर रही है, आकाशीय बिजली गिर रही है, ये सब भी जो कारक हैं वो भौतिक कारकों में शामिल होते हैं। तो अजैविक संगठनों में 3 हो गए, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। उसके बाद जैविक संगठकों पे आते हैं। जैविक संगठकों में भी 3 है, एक उत्पादक, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जल में जो है जल प्लावक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उत्पादक हो गए। उसके बाद उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो इस भोजन का, बने हुए भोजन का उपभोग करते हैं। उपभोक्ताओं को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। उसके बाद तीसरा है अपघटक या वियोजक, ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, इनका वियोजन करते हैं, और वियोजन के बाद इनको दोबारा उसी पारिस्थितिकी तंत्र में ये मिल जाते हैं। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठन हो गए, अजैविक और जैविक। अजैविक और जैविक फर्दर 3 में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के जो है वो संगठक हो गए। ठीक है, अब इन संगठनों को डिटेल में देखते हैं हम, बट डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग जो भी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप वो लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डेली के बेसिस पे करंट से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में और वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। वो आपके लगभग हर एक एग्जाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप उनको डेली के बेसिस पे देख लीजिएगा।
और आप लोग प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइमली जो है वो वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जो भी हमारे आगे कोर्सेज लॉन्च करने का प्रोग्राम है उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जो हमने संघटक लिखे हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं? पहले तो ये अजैविक घटक क्या है? निर्जीव वातावरण है, इनके भीतर क्या है? जीवन नहीं है, बट ये क्या करते हैं? जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इनमें खुद तो जीवन नहीं है, बट जो भी जीवीय घटक हैं उनको जीवन बनाए रखने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, हमने देखा ही था अजीवीय घटकों को भी हमने 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग है वो है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनमें कार्बन यूजुअली नहीं पाया जाता है, कार्बन नहीं होता है इनमें। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? मिट्टी और जल आएगा। ठीक है, मिट्टी हो गया इसके अंदर, जल हो गया इसके अंदर, वायु हो गया, जला वो घटनाएं बोल रही जैसे आपको बिजली वगैरह देखते हैं आगे। फिर इसके बाद क्या होगा? इसमें विभिन्न प्रकार के लवण होंगे। लवण जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये है। फिर उसके बाद वायु में जो गैसें हैं सम्मिलित, वो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि सम्मिलित हैं। तो जो अजीवीय घटक में अकार्बनिक घटक हैं उसमें ये सब चीजें जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, ये आप नाम देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि इनमें से कौन अकार्बनिक घटक नहीं है, या कौन अकार्बनिक घटक है, या कौन कार्बनिक घटक है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ये अकार्बनिक घटक हो गए। आप देखते हैं कार्बनिक घटक कौन है? कार्बनिक घटक वे हैं जिनमें कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं? मृत पौधे, जो पौधे जो जीवित पौधे थे उनकी जब डेथ हो गई, और उनके जंतुओं के, ठीक है, जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जो है, कंपाउंड्स जो है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ठीक, और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि। ठीक, तो कार्बनिक घटक में पहले तो कौन से? मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये शरीर में होते हैं आपके। और जब कोई पौधा, जीव जंतु जो है वो मर जाता है, तो उसका जब अपघटन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे जो उत्पाद बनते हैं, जैसे यूरिया बनता है, ह्यूमस बनता है, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक घटक है। ठीक है, ये अपघटन की, जो ये अपघटन वाली बात आई है, तो ये अपघटन की क्रिया जो है वो मृतोपजीवी, जो मृत जीवों पर जो है आश्रित होते हैं, ठीक है, उन्हें मृतोपजीवी बोलते हैं। ये कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं, इनके द्वारा ये जो है वो इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है। बाकी मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है, ये जो इनका अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो यूरिया, ह्यूमस वगैरह तो बनेगा ही, बाकी इनका कुछ भाग जो है वो अकार्बनिक रूप में परिणित हो जाएगा। और अकार्बनिक रूप में परिणित होने के बाद ये मिट्टी में, वायु में, जल में ये दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, जब ये दोबारा मिल जाएगा तो हरे पौधे जो हैं वो अकार्बनिक घटकों से मिलकर खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये हरे पौधे इनको दोबारा क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण करने के बाद फिर वही एक सर्टेन के बाद वो मृत हो जाएंगे। मृत होने के बाद फिर वो इनको जो अपघटन की क्रिया होगी, फिर से ये कुछ अजीवीय घटकों में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है साइक्लिक प्रोसेस जो है वो बनी रहेगी, इनमें अंतर संबंध ये इस तरह से स्थापित रहेगा। तो ये हो गया आपका कार्बनिक घटक। एक स्पेशल फैक्ट भी हमारे पास इसको लेके, एक क्या है फैक्ट, कि अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो निर्जीव वातावरण है हमारे चारों ओर, उसका जो निर्माण है वो अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर करते हैं। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निर्जीव वातावरण में शामिल है, तो अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा इसमें था, तीसरा था भौतिक घटक। ठीक है, भौतिक घटक देखते हैं कौन कौन से हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायवीय क्लाइमेट, ठीक है, कारक, जैसे प्रकाश है, ताप है, हवा है, आकाशीय विद्युत है। इसके बाद वोल्कानोज भी हो सकते हैं। वोल्कानो से क्या होता है? अंदर से बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे खनिज लवण भी बाहर निकल आते हैं, मिट्टी भी बाहर निकल के आती है। उसके बाद आकाशीय बिजली तो हो ही गई है, भूकंप है, भूकंप आता है तो कई बार क्या होता है कि दरारें वगैरह बन जाती हैं, नई मिट्टी निकल के आती है। तो इस तरह से जो है ये भौतिक घटकों में शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सूर्य है वो भी ताप, प्रकाश कहाँ से मिलेगा आपको? सूर्य से मिलेगा। ताप भी कहाँ से आपको मिलेगा? मैक्सिमम टाइम जो है वो सूर्य से मिलेगा। तो सूर्य जो है वो भौतिक घटकों में सबसे मुख्य है ऊर्जा स्रोत के रूप में। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य भाग है। ठीक है, इस ऊर्जा का होता क्या है? ये विकिरण ऊर्जा के रूप में हरे पौधों के पर्णहरित द्वारा ली जाती है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा ये जो है हरे पौधे इस सूर्य की विकिरण ऊर्जा के रूप में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद
ये क्या करते हैं, इसको कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, कार्बन क्या है, रसायन है ना, तो ये रासायनिक ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पेड़ पौधे जो हैं वो ताप ऊर्जा को या विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये विकिरण ऊर्जा को या ताप ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये एक बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता जाता है। अब यही ऊर्जा में जो परिवर्तित कर लेते हैं, यही ऊर्जा जो है वो संपूर्ण जीवीय समुदाय में बहती रहती है। बहती कैसे रहती है कि किसी ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उस खाने को किसी ने खाया, उस खाना खाने वाले को किसी और ने खा लिया, फिर उसके बाद किसी और ने उसको खा लिया। तो इस तरह से ये ऊर्जा जो है वो पूरा जो जीवीय समुदाय है उसमें ये ट्रांसफर होती रहती है। और इसी कार्बनिक ऊर्जा के द्वारा जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि ये ऊर्जा ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, किसी को भी जो भोजन की आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सूर्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसी सूर्य की वजह से जो है हमारे धरती पर जीवन संभव है। उसके बाद एक फैक्ट आता है खड़ी अवस्था। क्वेश्चन पूछा जाता है खड़ी अवस्था या स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलते हैं। तो स्टैंडिंग स्टेट वो होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की उपस्थित मात्रा। किसी जो पारिस्थितिक तंत्र में जो अजीवीय पदार्थ हैं, अजीव पदार्थों में क्या हो गया, कार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, तो इन पदार्थों की जो टोटल मात्रा उपस्थित होगी उस पारिस्थितिकी तंत्र की वो क्या कहलाएगी, खड़ी अवस्था कहलाएगी। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि खड़ी अवस्था में क्या क्या शामिल है, अजीवीय पदार्थ। अजीवीय में कौन कौन से हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया वो अजीवीय घटक हो गए। अब दूसरे तरफ चलते हैं, जीवीय घटक पे चलते हैं। जीवीय घटक देखते हैं हम, जीवीय घटक किसको कहते हैं। तो जीवीय घटक वो हैं जो सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये जीवीय घटक जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये जो सभी जीवनधारी लोग हैं इसमें आपके पारिस्थितिकी तंत्र में, उनके जीवित रहने के लिए, उनके प्रजनन के लिए और उनकी वृद्धि के लिए क्या है, अत्यधिक आवश्यक है। ये सभी जीवीय घटक जो हैं वो पारस्परिक भोजन के संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। ठीक है, भोजन का संबंध होता है मेनली जीवीय घटकों के बीच में। बाकी मानव जो है वो बहुत अधिक विकसित हो गया है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, इस वजह से उसके जो संबंध एक दूसरे से हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। बट अगर आप एकदम एनिमल लाइफ की तरफ आप देखेंगे तो उनके बीच में जो अंतर संबंध है वो भोजन के लिए है। कोई किसी के लिए भोजन बना रहा है, कोई किसी का भोजन बन रहा है, तो उनके बीच में केवल भोजन को लेकर ही जो है वो संबंध है और उसी भोजन के संबंध के अनुसार वो संतुलित होते हैं कि जब कोई चीज ज्यादा है तो उसको खाने वाला भी है, ठीक है, उस खाने वाले को भी खाने वाला है। इस तरह से ये क्या है, संतुलित रहते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटकों के भी 3 प्रकार है, हम लोग देख चुके हैं। पहला है उत्पादक, जिनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं, ये सभी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, CO2 एवं जल को पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर लेते हैं। ये इनके भोजन बनाने की विधि है। ये कई बार पहुंची जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि पेड़ पौधे जो सांस लेने में यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और जल यूज करते हैं और ये इससे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे हमने लिखी हुई इक्वेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन, रिडक्शन होता है। ठीक है, तथा जल का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब जल क्या है, ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये रिड्यूस्ड हो जाती है। इसकी इक्वेशन जो है वो 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, उसके बाद से 12 H2O, जल के 12 अणु, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं जहां कार्बन के 6 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तथा इससे क्या निकलता है, 6O2, ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं और 6H2O ये जल निकलता आता है। ठीक, तो ये पेड़ पौधों ने क्या किया, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और ऑक्सीजन को निकाल दिया बाहर। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं। अच्छा, यहाँ कार्बन 6CO2 जो था और 12H2O था, तो ये 12H2 जो थे ये आपके आधे यूज हो गए इस ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, और आधे जो है वो जल के रूप में बाहर निकला है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल आई। ये ग्लूकोज जो है ये भोजन के रूप में पौधों में
एकत्रित होता है। ठीक, उसके बाद जब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, उस क्रिया के फलस्वरूप ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, इस तरह से पौधों से ऊर्जा मिलती है। ये पौधों के ऊर्जा या ग्लूकोज बनाने का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें CO2 का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? तो ये जो ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक उत्पादक। अभी तो हमने क्या किया, उत्पादक देख रहे थे। उत्पादक में प्राथमिक उत्पादक क्यों? ठीक है, इन उत्पादकों को प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये उत्पादक प्राथमिक इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज संपूर्ण जीव जगत जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने का केवल एक ही सोर्स है जो उत्पादक है। ठीक है, सारे जीव जगत जो है वो प्रत्यक्ष रूप से या तो डायरेक्टली इनसे या तो इनडायरेक्टली इन पौधों में जो संचित ऊर्जा है उसको ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। और इन प्राथमिक उत्पादकों का जो कार्य है वो है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा संचयन। भोजन बनाना है और ऊर्जा का संचयन करना है। ठीक है, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, इनका यही कार्य होता है। बाकी अब प्राथमिक उत्पादक हैं तो नॉर्मल सी बात है, द्वितीयक उत्पादक भी होंगे। आगे देखेंगे हम लोग वीडियो में कि द्वितीयक उत्पादक कैसे हैं। बाकी आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे आश्रित हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आश्रित हैं। टॉपिक इसमें फूड चेन, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये पौधों में संचित हैं। ठीक, तो हमने उत्पादक देख लिए। अब उत्पादक के बाद चलते हैं अपने दूसरे उस पर, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता में क्या है, वे जीवधारी, ठीक है, जो भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों पर जो है वो आश्रित है, उनको उपभोक्ता बोलते हैं। सभी उपभोक्ता जो हैं वो परपोषी होते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी की डेफिनेशन आगे हमने लिखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं का पोषण करने में क्या है, सक्षम है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो उत्पादक हैं वो स्वपोषी होते हैं और उत्पादकों पर जो आश्रित हैं वो सभी क्या है, परपोषी हैं। तो उपभोक्ता जितने भी हैं वो कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक, तो ये सारे उपभोक्ता जो हैं वो परपोषी होते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं, जीव जंतु, पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं कि जंतु, पौधे और अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिनके द्वारा इनके शरीर में नए ऊतकों व कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आपने भी देखा होगा, आप लोग भोजन करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि मसल बिल्ड हो रही है। तो इस तरह से आपके शरीर में नए ऊतकों और कार्बनिक पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इस तरह से आप भी क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी थ्योरी को बोलते हुए परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। मतलब ह्यूमन को भी आप द्वितीयक उत्पादक या सेकेंडरी प्रोड्यूसर बोल सकते हो, बिकॉज ये इन पदार्थों को भोजन करके नए ऊतकों और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर भी मसल्स बिल्ड हो रही हैं, जीव जंतुओं में भी इस तरह के जो है वो बिल्ड होते हैं। तो इस वजह से जो है उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक बोलते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक अगर आपसे पूछा जाए तो जो उत्पादक है एक्चुअल में जो भोजन बनाते हैं वो, और द्वितीयक उत्पादक वो वैसे उपभोक्ता जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों और का भोजन करके उसके द्वारा नए ऊतकों और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनको द्वितीयक उत्पादक या सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ये उपभोक्ता हो गए। अब उपभोक्ता के हमने 3 प्रकार लिखे थे, उन प्रकारों को देख लेते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, फर्स्ट लाइन के जो उपभोक्ता हैं वो वे जीवधारी हैं जो प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सीधे प्राथमिक उत्पादकों से, मतलब पेड़ पौधों से, फाइटोप्लैंक्टन से, इन सब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। चूंकि ये पेड़ पौधों पर निर्भर है तो ये शाकाहारी हो गई। शाकाहारी उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो शाकाहारी होते हैं। इनके उदाहरण क्या है, जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है, बंदर है, हाथी है, जिराफ है, खरगोश है, टिड्डा है। ये सब क्या करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों को ही खाते हैं ये सीधे सीधे। तो ये सारे क्या हैं, शाकाहारी जीव हैं और ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं सेकंड लाइन, ठीक है, या सेकंड जेन के जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं। ये वे जीवधारी हैं जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर आश्रित हैं। ठीक है,
जो जो इन सबको खा रहा होगा वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या है, सीधे पेड़ों पर निर्भर है। अब इनको जो खा लेंगे वो क्या हो जाएंगे, द्वितीय श्रेणी के। अब ये गाय है, ठीक है, या बकरी है, हिरन है, तो इसमें क्या मांस होता है, इनका ही मांस खाते हैं, तो इस श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, खरगोश है, तो खरगोश को बिल्ली खा सकती है, तो बिल्ली क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, बकरी को कुत्ता भी खा लेता है, जंगली कुत्ता जो होता है वो बकरी को खा लेता है। हिरन को भी कई बार जंगली कुत्ता मार देता है। उसके बाद से ये गीदड़ वगैरह जो होते हैं वो भी इनको मार देते हैं। ठीक, बंदर को भी कुत्ता मार देता है। तो ये क्या है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, ये मांसाहारी होते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा लेते हैं। ठीक, इसमें बस भोजन का ही संबंध है। आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जीव जंतुओं का आपस में जो संबंध होता है वो भोजन को ही होता है। तो यहाँ मेन वही है कि एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है। जैसे उत्पादक है, उत्पादक को प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खा ले रहा है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता खा ले रहा है, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को जो है वो कोई और होगा वो खा लेगा। ठीक, तो ये जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा लेते हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में हमने क्या देखा, हमने बोला था कि जैसे जंगली कुत्ता है वो क्या करता है, खरगोश को खा लेता है। ठीक है, तो खरगोश को अगर उसने खा लिया तो वो द्वितीय श्रेणी का हो गया। लेकिन जंगली कुत्ते को क्या खा सकता है, तेंदुआ है, चीता है, ये खा सकते हैं, तो ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे चूहा है, तो चूहा क्या होता है, घास वास खा लेता है। ठीक, तो चूहा जो है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। चूहे को बिल्ली खा लेती है तो बिल्ली क्या हो जाएगी, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगी। बिल्ली को कोई और बड़ी बिल्ली खा लेगी, वो क्या हो जाएगी, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा वे मांसाहारी, ठीक, जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को खा लेते हैं। ठीक, तो अभी क्या हमारे पास थी, दो श्रेणियां थी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इसमें ही मांसाहारी जीव है। तो जो मांसाहारी द्वितीय और तृतीय सबको खा लेते हैं, ठीक है, सभी मांसाहारियों को खा लेते हैं, परंतु इन्हें कोई मारकर नहीं खा सकता। ये उच्च मांसाहारी बोलते हैं, टॉप कार्निवोरस कहलाते हैं। ठीक, जैसे शेर है, चीता है, जगुआर है, लोमड़ी है, बाज है, ये सबको खा लेता है। शेर सबको खा लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, उच्च मांसाहारी है, इनको टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा उपभोक्ता के बारे में। एक इन्होंने एक श्रेणी और दी है जिसमें चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता भी दिया हुआ है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना कि ये भोजन बनाते हैं कैसे हैं, तो भोजन के आधार पर इनका संबंध देख लेते हैं। पहले कौन से हैं, परजीवी, पैरासाइट। ये उपभोक्ता क्या है, दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जानवरों में किल्ली वगैरह लग जाती है, ठीक है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो उनके शरीर से उनका खून चूसते रहते हैं। तो ये क्या है, दूसरे जीवों के ऊपर निवास भी करते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या करते हैं, प्रवासी परजीवी बोलते हैं। उसके बाद प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स जो है वो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये प्रेडेटर्स बोलते हैं। इवन आप मनुष्य को भी बोल सकते हो कि मनुष्य भी जो है वो प्रेडेटर है, बिकॉज मनुष्य भी बहुत सारी जंतुओं का शिकार करता है और उसी मांस को वो खा लेता है। तो मनुष्य को भी आप प्रेडेटर की श्रेणी में डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा लेते हैं, शाकाहारी भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी खा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य। आज के टाइम पे मनुष्य जो है वो कुछ भी खा लेता है, वो शाकाहारी भी खा लेता है, मांसाहारी भी खा लेता है। ठीक है, उसके बाद इसी सर्वभक्षी के बाद एक कॉन्सेप्ट है सर्वोच्च उपभोक्ता को, जिसे चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ लाइन या फोर्थ जनरेशन का जो है वो उपभोक्ता भी बोलते हैं। ये उपभोक्ता जो है वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। प्राथमिक में कौन से हैं, जो शाकाहारी हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्या है, मांसाहारी हैं। तो ये क्या है, शाकाहारी को भी खा लेंगे और मांसाहारी को भी खा लेंगे। यही डिफरेंस है सर्वोच्च उपभोक्ता में और जो हमने बोला था टॉप प्रेडेटर्स, टॉप कार्निवोरस जो हैं, उनमें यही डिफरेंस है। टॉप कार्निवोरस जो है वो केवल मांसाहारियों को खाएंगे, लेकिन जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों को खा लेगा। इस वजह से जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिर से वही ह्यूमन, मनुष्य जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता है। वो सब कुछ खा लेता है, शाकाहारी भी खा लेगा, मांसाहारी भी खा लेगा। वो किसी भी लाइन का जो उपभोक्ता होगा वो उसको मार के खा लेगा। ठीक है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता जो है ये चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो है वो मानव क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको हो सकता है लगे सरप्राइजिंग, बट ये मानव जो है वो खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता है।
ठीक, तो ये आपके हो गए उपभोक्ता, उत्पादक हो गए, उत्पादक के बाद उपभोक्ता हो गए। उसके बाद तीसरा जो जैवीय घटक था वो था अपघटनकर्ता, डीकॉम्पोजर, जो क्या करते हैं कि चीजों को डीकॉम्पोज करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। तो वे जीवीय घटक जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात, डेथ के बाद, ठीक है, उनके शरीर का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, उनके शरीर को तोड़ देते हैं, प्रोटीन में, वसा में, ह्यूमस में, यूरिया में, इस सब में ये टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इनको क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, इनको अपघटनकर्ता बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनसे जो निर्मित साधारण पदार्थ जो हैं, ठीक है, ये अपघटन करेंगे, ठीक है, इनका मरे हुए जीव जंतुओं का अपघटन करेंगे और उनके अपघटन के पश्चात उससे जो साधारण पदार्थ मिलेंगे उनके द्वारा ये भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ताओं के अंदर क्या आते हैं, मृतोपजीवी कवक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक फंगी और जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, मरे मराए सड़े जानवरों पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया लग गया तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको डीकम्पोज कर रहा है, उसी से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, उसका विघटन कर रहा है। विघटन के बाद क्या होता है, ये समा जाते हैं उसी में, धरती में। क्या करते हैं, ये नोट में लिखा हुआ है, अपघटन क्रिया के फलस्वरूप जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, ये जटिल है, इसकी कॉम्प्लेक्सन जो है वो जटिल है, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटकर क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में क्या होता है, अपघटित होता है। पहले तो ये डीकम्पोजर जो अपघटन करते हैं, ये जीवाणु बैक्टीरिया जो हैं, वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे नाइट्रोजन में तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, ये पदार्थ जो है वायुमंडल और पृथ्वी में मुक्त होते रहते हैं, मुक्त होंगे, पृथ्वी में समा जाएंगे। अब यही पोषक तत्व हैं, इन्हीं पोषक तत्वों को पौधे क्या करेंगे, दोबारा ग्रहण कर लेंगे। फिर पौधों को क्या होगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो खाएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के को तृतीय श्रेणी के, इस तरह से ये क्या है, सब एक दूसरे को खाते रहेंगे। और ये जो एक मरे हुए जीव से जो उत्पन्न हुई थी वो दोबारा से पूरे साइकिल चलते हुए लास्ट में वो जीव में आएगी, वो जीव फिर मर जाएगा, फिर ये होगा। तो इस तरह से ये जो है क्रम क्या है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, यही हमने आपसे बात की थी कि इसमें जो है इम्बैलेंस नहीं होता है, इसमें जितनी आवश्यकता है उतनी जो है ऊर्जा आवश्यकताएं जो है वो पूरी करता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है अपघटनकर्ता जो है मृत पौधों और जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं। ये जो अपघटन करता है, ये जीवाणु जो है या जो कवक हैं, ये क्या करते हैं, मृत पौधों और जीव जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैवेंजर्स किनको बोलते हैं, प्रकृति का मेहतर किसको बोलते हैं, तो ये जो अपघटन करता है इनको प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर्स बोले जाता है। उसके बाद से स्वयंपोषी, स्वयंपोषी वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, परपोषी जो भोजन के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सभी जीवीय घटक पारस्परिक भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके भीतर जो जीव जंतुओं का संबंध है वो भोजन को लेकर ही संबंध है इनका। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके घटकों के बारे में, जीवीय, अजीवीय, अजीवीय के 3 हो गए और जीवीय के 3 हो गए। क्योंकि सब भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो देखते हैं कि इनका भोजन का जो चेन है वो किस तरह से बनती है, फूड चेन किस तरह से बनती है। बस उससे पहले हम आपको बताएं कि जो वीडियो में अभी तक हमने आपको कंटेंट डिस्कस किया हुआ है वो आपको कैसा लग रहा है, ये आप प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ताकि अगर कहीं कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है हम इंप्रूवमेंट करें। आपको कहीं हमारी शैली में कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आपका फीडबैक हमारे पास होगा तो उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है या आप किसी और तरह से चीजें चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उस तरह से किया जाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। क्योंकि ये सब एक दूसरे से भोजन से ही जुड़े हैं और एक दूसरे से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो एक इनमें चेन बन जाती है भोजन के क्रम को लेके। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, फूड चेन इन इकोसिस्टम। खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम जिससे जीवधारी भोज्य, फूड एवं भक्षक, ईटर या कंज्यूमर के रूप में संबंधित होते हैं। एक सीक्वेंस बनेगा जिसमें सबसे पहले भोजन होगा, फिर उस भोजन को खाने वाला होगा, फिर उस खाने वाले को फिर कोई खाने वाला होगा, उस खाने वाले को फिर कोई खाने वाला होगा। तो ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इस सीरीज को ही क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो है उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे से आहार द्वारा
पोषित होती है। वही बोला है कि एक आदमी आहार बनाएगा, दूसरा उसको खाएगा, उस दूसरे को आहार के लिए तीसरा खा लेगा, तीसरे को आहार के लिए चौथा खा लेगा, और एक दूसरे पर ये क्या है, एक दूसरे के आहार से ये पोषित हो रहे हैं। तो इसी क्रम को ये दिखाएगी जो खाद्य श्रृंखला होगी वो। उससे आपको, अगर आपको फूड चेन दी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके द्वारा पोषण प्राप्त करने वाला है। इनिशियल जो फूड चेन स्टार्ट किससे हुई है, एंड किस पे हो रही है। ठीक है, इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है, ये ऊपर ही बढ़ता है। मतलब जो जिसको खाएगा, खाने वाले को ही ऊर्जा मिलेगी, जिसका भक्षण हो रहा है उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जो है वो ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते हैं और इनमें हुए चक्र में घूमते रहते हैं। इसमें क्या होगा, ऊर्जा जो होगी वो सबसे पहले उत्पादकों में आएगी, उत्पादकों से उपभोक्ताओं में जाएगी, उपभोक्ताओं से अपघटनकर्ता में जाएगी। जब अपघटन हो जाएगा और ये छोटे छोटे कार्बनिक अकार्बनिक इसमें तोड़ देंगे तो ये दोबारा क्या है, प्रकृति में मिल जाएंगे, मतलब निर्जीव प्रकृति में चले जाएंगे, और निर्जीव प्रकृति से फिर उत्पादक इनको दोबारा ले लेंगे। इस तरह का इनका ये साइकिल चलता रहता है, ये चक्र में क्या है, घूमते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला आपकी बनती रहती है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं खाद्य श्रृंखला के। जैसे हमने देखा है कि तालाब में अगर पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला है तो क्या होगा, तालाब में शैवाल होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको जो जलीय पिस्सू होते हैं वो खा लेंगे। शैवाल को क्या करेगा, जलीय पिस्सू खा लेगा। तो शैवाल ने ऊर्जा कहां से ली, वो उसने सूर्य से ऊर्जा ली। ठीक है, उसने अपना भोजन खुद बनाया। इस ऊर्जा का भक्षण किसने कर लिया, जलीय पिस्सू ने। ठीक है, तो शैवाल से ऊर्जा का प्रवाह इस तरफ है, जलीय पिस्सू से ऊर्जा शैवाल की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, शैवाल से ऊर्जा क्या है, जलीय पिस्सू की तरफ जा रही है। फिर इस जलीय पिस्सू को क्या खा लेगा, मछली खा लेगी, तो ऊर्जा का प्रवाह मछली की तरफ हो गया। इस तरफ ऊर्जा नहीं आ रही है, फिर मछली को बगला खा लेगा, बतख खा लेगा, सारस खा लेगा, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो इसी दिशा में होगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि तालाब के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही तरफ होता है। उसके बाद वनस्पति श्रृंखला है, उसमें क्या होगा, शाकीय पौधे होंगे। ठीक है, इनको चूहे खाएंगे, चूहे को बिल्ली खा लेगी, बिल्ली को जंगली कुत्ता खा लेगा, जंगली कुत्ते को शेर खा लेगा। ऊर्जा का प्रवाह इस तरह चलेगा। वैसे ही झाड़ियां होंगी, झाड़ियां को खरगोश खा लेगा, खरगोश को भेड़िया खा लेगा, भेड़िया को शेर खा लेगा। पेड़ होगा, पेड़ को बंदर खा लेगा, बंदर को तेंदुआ खा लेगा। तेंदुआ पेड़ पे चढ़ लेता है इसलिए बंदर को खा सकता है, शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। बाकी फूड चेन के कुछ हम लोगों ने डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं, डायग्राम्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये प्रोड्यूसर है, इसने सनलाइट लिया, बाकी पेड़ पौधे, बाकी जो ऊर्जा तत्व हैं वो इसने जल वगैरह मिट्टी से लिया, और इसने सनलाइट लेके क्या किया, वही ग्लूकोज बनाया, अपना भोजन बनाया, भोजन इसमें संचित हो गया। अब ये टिड्डा आया, टिड्डा ने इसको खा लिया। ठीक है, और टिड्डे को इससे ऊर्जा प्राप्त हो गई। टिड्डे ने जब इसको खाया तो इसको घास को ऊर्जा नहीं मिली है, टिड्डे को ऊर्जा मिली है। ठीक, फिर टिड्डे को मेढक ने देखा, मेढक टिड्डे को खा गया। ठीक है, तो टिड्डे से मेढक को ऊर्जा मिल गई। मेढक को सांप ने खा लिया, सांप, मेढक से सांप को ऊर्जा मिल गई। फिर इस सांप को एक चील ने देखा, चील ने कहा कि चलो मैं ही खा लेती हूँ इसको, तो चील ने सांप को खा लिया। ठीक, अब जब ये चील जो है मर जाएगी तो डीकम्पोजर इस चील के ऊपर आ जाएंगे और इसको दोबारा से क्या है, वही यूरिया, ह्यूमस बाकी बदल देंगे। बदल देने के बाद ये फिर से मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी मिलने से फिर प्रोड्यूसर जो है इसको दोबारा से इसका यूज करके फिर भोजन बना लेंगे। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला बनती रहती है। वैसे ही ये यहाँ पे भी एक और बनाई हुई है। पहले क्या है, घास है, ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। इस घास को टिड्डा खा ले रहा है, टिड्डे को चिड़िया खा ले रही है, चिड़िया को सांप खा ले रहा है, सांप को उल्लू खा ले रहा है, उल्लू फिर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जा रहा है, डिकम्पोज होकर फिर इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, ये चिड़िया के घोंसले में जब बच्चे होते हैं तो सांप उनको खा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती है। ये एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड है, ये गोल गोल चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये चलती रहती है। देखते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या हैं, इनके प्रकार जो होते हैं वो ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं। जिस स्थान से खाद्य श्रृंखला जो है वो ओरिजिनेट होगी उसी आधार पर इसकी श्रृंखला का नाम दिया जाता है। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण मतलब चरना, मतलब पेड़ पौधे जरूर होंगे। तो क्या होता है, उपभोक्ता जो है वो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं। तो जहां पेड़ पौधे से खाद्य श्रृंखला स्टार्ट हो रही है उसको ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे घास है,
घास को टिड्डा खा गया, टिड्डे को बाज खा गया। ठीक है, तो ये फूड चेन कहाँ से हो रही है? घास से स्टार्ट हो रही है, इसलिए चारण है। और दूसरी खाद्य श्रृंखला है जो अपघटक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, जो अपघटकों से स्टार्ट होती है। क्षय होते प्राणी एवं पादप शरीर के मृत जीव पदार्थों से आरंभ होती है। इसमें क्या है, जैसे कचरा है, कचरे को खाने के लिए छोटी मकड़ियां गई, इन मकड़ियों को कीटों ने खा लिया। तो ये क्या कहां से हुई? ये क्षय होते पदार्थों से स्टार्ट होती है, इस वजह से इसको अपघटक खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला के दो प्रकार हुए। अच्छा, अभी तो हमने इसमें देखा कि ये सीधे सीधे चल रहा है कि घास को टिड्डा खा ले रहा है, टिड्डे को कोई और खा ले रहा है, घास को खरगोश खा ले रहा है, खरगोश को कुत्ता खा ले रहा है, कुत्ते को शेर खा ले रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि खरगोश को कुत्ता ही खाए, खरगोश को बिल्ली भी खा सकती है, बिल्ली को शेर डायरेक्टली भी खा सकता है, और बिल्ली को कुत्ता भी खा सकता है, कुत्ते को शेर भी खा सकता है। तो जिस तरह से ये सीरीज बनी हुई है, ये जरूरी नहीं है कि सीरीज में खाएं। कई बार क्या होता है, एक दूसरे को भी ये लोग क्या है, बाईपास करके खा सकते हैं। तो जब इस तरह से ये लोग खाते हैं तो अब ये चेन ना बन के एक जाल जैसा दिखाई देने लगता है। तो नया कॉन्सेप्ट आता है फूड जो वेब, फूड जाल या खाद्य जाल। ठीक है, तो आप देखते हैं खाद्य जाल किसको बोलते हैं। चेन में तो सीधे रिएक्शन था कि एक को खा रहा है, दूसरे को खा रहा है, तीसरे को खा रहा है। इसमें क्या है, भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बीच घनिष्ठ संबंध है, और घनिष्ठ संबंध इनके बीच में आ रहा है, बिकॉज इनकी जो डिपेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, वहां पे एक चेन था कि एक आदमी को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, बट प्रकृति में ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। इसमें वो सीधे तो खाते ही हैं, बाकी बीच बीच से कई लोग आ जाते हैं, वो भी एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। कई खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में संबंधित होती हैं, और यही कई खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध से जो बनता है वो खाद्य जाल बनता है, फूड वेब बनता है। ठीक है, फूड वेब में भी क्या होगा, जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक दिशीय होगा, मतलब कोई चीज जो जिसको खाएगा उस खाने वाले को ही ऊर्जा मिलेगी। इनका प्रवाह ऊर्जा का जो है वो है क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, बट इसका जो फ्लो है वो कई सारे पैटर्न्स में हो सकता है। वहां पे एक यूनिफॉर्म पैटर्न था, यहाँ पे कई सारे पैटर्न हो सकते हैं। जैसे हमने चित्र से बनाया है कि एक आपके पास हरा पेड़ है, इस हरे पेड़ को आपके खरगोश ने खाया, खरगोश को आपका क्या है, जयकाल ने खा लिया। इस खरगोश को आपको ये बिल्ली भी खा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या है, ये प्लांट है, इसी प्लांट को क्या है, इसको बकरी ने खा लिया। ठीक है, इस बकरी को ये जयकाल भी खा सकता है, इस बकरी को ये शेर भी खा सकता है। ठीक है, तो इस बकरी को खाने वाले कौन हो गए, दो हो गए। जब फूड चेन कर रहे थे तो फूड चेन में ये बकरी को खाने वाला एक ही था, ये जयकाल ही था। लेकिन यहाँ पे इस बकरी को खाने वाला जयकाल भी है, इस बकरी को खाने वाला शेर भी, और इस जयकाल को खाने के लिए भी शेर है। ठीक, वैसे यहाँ पे ये चूहा है, चूहे को खाने वाला उल्लू भी है, चूहे को खाने वाला सांप भी है। इस उल्लू को कोई नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन सांप को क्या है, चील खा सकती है, इस चील को फिर कोई नहीं खाएगा। यहाँ चूहे को बिल्ली खा सकती है, बिल्ली को फिर शेर खा सकता है। तो यहाँ देख लीजिए आप कितनी तरह की फूड चेन बन गई। जैसे एक चूहे को 3 लोग खा रहे हैं तो 3 फूड चेन बन गई, वैसे एक खरगोश को 3 लोग खा रहे हैं तो ये 3 फूड चेन बन गई। ये सारी फूड चेन मिलके क्या करती हैं, ये एक वेब बना लेती हैं, जाल बना लेती हैं, इसको ही जाल बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे इसमें बेरीज हैं और ये यहाँ पे घास है, इस घास को क्या है, टिड्डा भी खा रहा है, और इस घास को खरगोश भी खा रहा है, और इस घास को चूहा भी खा रहा है। अब इस चूहे को जो है वो लोमड़ी खा ले रही है, और इस खरगोश को भी लोमड़ी खा रही है। इस टिड्डे को मेंढक खा रहा है, ठीक है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को चील खा रही है। उसके बाद यहाँ बेरीज हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ से तितली है, इस तितली को भी क्या कर रहा है, खरगोश खा ले रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये लेडी बर्ड है, इस लेडी बर्ड को ड्रैगन फ्लाई खिला रहा है। इस बेरीज को ये क्या है, रेड रिबन, ये चिड़िया है, ये खा रही है। इस चिड़िया को क्या है, ईगल भी खा ले रहा है। तो सब एक दूसरे को, जिसको जहां सुटेबिलिटी है, जिसके लिए जो सुटेबल आहार है, वो एक दूसरे को खा ले रहे हैं। यहाँ पे किसी भी स्ट्रेट पैटर्न का फॉर्म नहीं बन रहा है। इस तरह के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके फूड जाल या भोज जाल या खाद्य जाल या फूड वेब इसको बोलते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि ये जो सारे जीव जंतु हैं वो प्रकृति से जो है, वो प्रकृति से तत्व ले रहे हैं, ठीक है, उस पे ही पोषण ले रहे हैं, और पोषण एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा रहा है। तो कई सारे प्रकृति में प्रदूषण की वजह से ऐसे हानिकारक तत्व भी हैं जो इनमें पहुंच जाते हैं, और इसी आहार श्रृंखला के तहत एक दूसरे में आगे पहुंच जाते हैं। तो उनके नुकसान भी हैं, उन नुकसानों को भी देख लेते हैं।
उनके लिए दो टॉपिक हमारे पास, जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन। इसमें क्या होता है, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण। क्या जीव कोई होगा, वो भोजन करेगा, भोजन के माध्यम से उसके शरीर में जो है वो हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जैव संचयन बोलते हैं। होता क्या है, प्रदूषक जो है जब खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। क्या होता है, प्रदूषक जो है वो खाद्य श्रृंखला में गए, किसी एक पर्सन ने, किसी एक जीव ने इसको खा लिया, और चूंकि इनका अनिम्नीकरण है, मतलब इनको डिकम्पोज, डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, तो ये एज इट इज उसके भीतर रहेंगे। ठीक है, उसके भीतर रहने की वजह से क्या होगा, ये हर एक स्टेप में जो एक उपभोक्ता होगा उससे बाद दूसरा उपभोक्ता होगा, ये वैसे संग्रहित होते होते उच्चतम उपभोक्ता तक ये पहुंच जाते हैं। बाकी इनकी सांद्रण जो है, संग्रहण की सांद्रता जो है वो विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाती है। क्या होता है, हर एक स्टेज पे इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक प्राथमिक उपभोक्ता है, उसने 100 ग्राम जो है वो भोजन किया है, जिसमें 90 ग्राम उसने अप्रदूषित भोजन किया है और 10 ग्राम जो है वो प्रदूषित भोजन किया है। तो जो 90 ग्राम है भोजन, वो तो क्या हो जाएगा, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, बट जो 10 ग्राम है जिसका अनिम्नीकरण नहीं होना है, डिग्रेड नहीं होना है जिसको, तो वो एज इट इज रहेगा। जब उसको प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता उसको खाएगा तो वो 10 ग्राम उसमें एज इट इज चला जाएगा। बाकी और भी स्रोतों से भोजन करेगा, तो इस तरह से उसके अंदर प्रदूषक की जो सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है, और जो सबसे ऊपर उच्चतम उपभोक्ता होगा वहां पर इसका सांद्रण जो है वो सबसे अधिक होगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव ये उसी के जीवन पर डालेगा। अच्छा, देखते हैं अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन से हैं। नॉन डिग्रेडेबल जो प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कौन से हैं, ऐसे पदार्थ जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, हम लोग अनिम्नीकरणीय प्रदूषक बोलते हैं। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद से डीडीटी, ये CH3 जो है वो क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो डीडीटी है ये फुल फॉर्म है इसका डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथीन। ये डीडीटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके कहीं लिख लीजिए, मैंने इसका फुल फॉर्म इसमें लिखा नहीं है, बाकी हैंडराइटिंग इस पे अच्छी नहीं आती है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी। ठीक, तो हो गया ये जैव संचयन। अब जैव संचयन से क्या होगा आगे, जैव संचयन जो है क्या है, रसायनों के अंतर्ग्रहण। पहले तो क्या होगा, रसायनों का अंतर्ग्रहण, भोजन के माध्यम से ये भीतर जाएंगे, भीतर के बाद संग्रहण, जब आपके शरीर में चले गए तो फिर ये वहां इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद निष्कासन का परिणाम। निष्कासन कैसे होगा, जब इनको कोई दूसरा खा लेगा, ठीक है, वैसे इनका निष्कासन जो है वो इनका परिणाम है। प्रदूषकों का जीवों में प्रवेश जो है वो श्वसन के माध्यम से हो सकता है, भोज्य पदार्थों के त्वचीय संपर्क से तथा अन्य तरीकों से। ठीक है, भोज्य पदार्थों से, उसके बाद ये त्वचीय संपर्क अलग होना चाहिए था, यहाँ भोजन पदार्थों से भी और त्वचीय संपर्क से भी या अन्य तरीकों से ही प्रदूषक जो है वो जीवों के भीतर पहुंच जाते हैं। ये जैव संचयन के प्रकार, किस तरह से ये जैव संचयन जो है वो हो रहा है, उसके आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जीवधारी जैव संचयन, ठीक है, उसके बाद से पोषण हस्तांतरण जैव संचयन, और तीसरा मृदा जैव संचयन। मृदा के थ्रू जब आपके जो है प्रदूषक पहुंचेंगे, मृदा जैव संचयन हो जाएगा। पोषण हस्तांतरण के थ्रू जब जैव संचयन होगा, ठीक है, उसको की प्रदूषक एक दूसरे में पहुंचेंगे तो वो पोषण हस्तांतरण हो जाएगा। जीवधारी, जब एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में पहुंचेगा तो उसको जीवधारी जैव संचयन बोल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको मापते भी हैं, ये पोषण जो है इसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो इसको जैव संचयन जो है, बायो एक्यूमुलेशन जो है, इसको पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, PPM में मापा जाता है। ये प्रदूषण को मापने की इकाई होती है PPM, तो जैव संचयन को भी हम लोग PPM में ही मापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जैव संचयन। अब चूंकि हमने देखा है कि ये एक से दूसरे स्थान में एक से दूसरे जीव में ही पहुंच रहा है, तो उस प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। तो दूसरा है इसी में जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। क्या होता है, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी जो है पदार्थ खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च जीवों में स्थापित हो जाता है। जो जैव संवर्धन था, ठीक है, संचयन, आवर्धन बोल रहा हूं, जैव संचयन जो था उसमें किसी
एक पर्टिकुलर जीव में जो है वहां पे स्थापित हो रहे थे, इनिशियल लेवल पे वहां पे स्थापना हो रही थी, उसको हम जैव संचयन बोल रहे थे। आवर्धन में क्या है, जब ये संचित होने के बाद खाद्य जाल की तरह फूड चेन के थ्रू ये सबसे ऊपर वाले जीवों तक पहुंच जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। ऐसे प्रदूषक कौन से हैं, BHC है जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, DDT डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, उसके बाद से 2,4-D डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पारा, ये आदि हैं जो इस तरह से एक तो निचले स्तर पर स्टोर होके ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जो उच्च जीव हैं वहां तक ये स्थापित हो जाते हैं, ठीक है, और वहां ये रहते हैं और उनके जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देख रहे हैं कि इनमें जो सांद्रण क्या है वो उच्च स्तर पर सर्वाधिक होता है, इनका सांद्रता जो है वो प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में ये अधिकतम हो जाती है, ठीक है। कीटनाशक पदार्थ जो है, इसका रीजन क्या है, एक तो ये है कीटनाशक पदार्थ जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आपके शरीर में जो वसा या फैट जो स्टोर होता है उसमें ये कीटनाशक जो है घुलनशील होते हैं। तो अगर आपने कोई कीटनाशक लिया मनुष्य व जंतुओं को तो ये उनके बसों तक जो एडिपोज टिश्यूज जो ऊतक होते हैं उनमें ये संचित हो जाते हैं और उसके बाद ये श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ जो है वो रुधिर धमनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है। इसी वजह से जो है वो सरकार कहती है कि आप लोग जो है कि किसानों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग कम से कम मात्रा में कीटनाशक जो है वो प्रयोग करें। उसके बाद से आप लोग ऑर्गेनिक या जैविक कृषि की ओर पहुंचे जहां पे आप कीटनाशकों का जो प्रयोग करें वो ऐसे कीटनाशक हो जो जैविक कीटनाशक हो, रासायनिक कीटनाशक ना हो, बिकॉज ये रासायनिक कीटनाशक जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक आपने देखा हो, सब लोग नाम जानते हैं, डिक्लोफेनेक करके एक मेडिसिन होती है जो यूजुअली दर्द के लिए होती है। वो दवाई जो है कहा जाता है कि उस दवाई की वजह से चील जो है, बाज जो है वो एक समय पर क्या है खत्म होने की कगार पे आ गए थे, बिकॉज जानवरों में ये जो है वो लगाए जाते थे इसके इंजेक्शन और ये वही खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊपर तक पहुंच रहे थे और ये जो चील वगैरह जो है वो स्कैवेंजर्स का भी काम करते हैं। तो जब ऐसे जानवर मर जाते थे और उनको मरने के टाइम ये चीलबाज जो खा रहे थे उनकी वजह से उनकी भी मृत्यु जो हो रही थी वो हो जा रही थी। उसका रीजन क्या था कि उनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर जो परत होती है वो परत पतली होने लगती है, वो अंडे ठीक से बन नहीं पाते हैं और ये लोग क्या करते थे, नए बच्चों का जन्म नहीं हो पाता उनके, इस वजह से उनका जो है वो अगली पीढ़ी समाप्त होती जा रही थी, वो एकदम गायब होते जा रहे थे। ये दवा सरकार ने पूरी तरह से जो है वो बैन कर रखी है। वैसे ही कृषि में क्या है, DDT को, BHC को, 2,4-D मेलाथियाइन आदि के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध सरकार ने जो है वो लगा दिया, ठीक। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो क्या है खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। उसमें हमने देख लिया कि कई बार प्रदूषक भी आ जाते हैं। तो अब खाने को एक दूसरे को जब ये खाएंगे तो ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। हमने देखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है। तो देखते हैं इनमें ऊर्जा का प्रभाव होता कैसे है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। कैसे इसमें प्रवेश करेगी, किस तरह से रूपांतरित होगी और किस तरह से ये इससे विसरित हो जाएगी, निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ये सारा कुछ कैसे चलता है, ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में कभी पढ़ा हो तो ऊष्मागतिकी के 2 नियम हैं, जिसमें प्रथम नियम जो ये है वो ये बोलता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट की जा सकती है, यद्यपि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और दूसरा नियम जो है कि ऊर्जा के रूपांतरण में कुछ ऊर्जा जो है वो परिवर्तित रूप से तंत्र में परिक्षेपित अवस्था में विसरित हो जाती है। मतलब कुछ ऊर्जा जो है वो क्या है, परितंत्र में क्या है, रिलीज हो जाती है और कुछ जो है वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन नष्ट इसमें कुछ भी नहीं होता है। प्रथम नियम में कुछ भी नष्ट नहीं होता है और दूसरे में परिवर्तन के दौरान क्या है, कुछ का विसरण हो जाता है। ये ऊष्मागतिकी के 2 नियम हैं और यही नियम जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में भी अप्लाई होते हैं ऊर्जा के प्रवाह को, ठीक है। फिर टर्म आता है उत्पादकता। इसी पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की उत्पादकता है। पहली उत्पादकता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। ये टर्म आपसे
पूछे जा सकते हैं। इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जीपीपी क्या होती है। तो जीपीपी वो है प्राथमिक उत्पादक जो है, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक या जिनको उत्पादक ही बोलते हैं, उनके द्वारा एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में एक फाइनाइट जो यूनिट एरिया होगा उस क्षेत्रफल में और एक निश्चित समय में, ठीक है, कि इस क्षेत्र विशेष में, इस समय विशेष में बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या है? जो भोजन है, जो ग्लूकोज ये बनाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में जितने कार्बनिक पदार्थ या जितना भोजन बनाते हैं उसको कुल मात्रा को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं, ठीक है। इसे जैव भार या बायोमास या कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, बिकॉज ये क्षेत्रफल के रूप में है, ठीक है। तो इनको कैलोरी प्रति वर्ग मीटर या जैव भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि जैव भार क्या है, तो जैव भार जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो उत्पादकता में एक आपका है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक दूसरा आता है उसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे आपने जीडीपी और एनडीपी वो जीडीपी पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद से एक ग्रॉस आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, एनएनपी आता है। वैसे यहाँ पे आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आया है, वहां पे ग्रॉस हो गया, अब देखना है नेट क्या है। तो क्या होता है? प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थ, लेकिन वे संचित कार्बनिक पदार्थ श्वसन क्रिया में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थों के पश्चात बचे शेष। ये प्राथमिक उत्पादक जो हैं जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कुछ कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, कुछ पदार्थ ये यूज कर लेते हैं। तो ये अपने यूज में जितना लेते हैं उसके बाद जो इनके अंदर संचित रह जाता है, लाइक अगर कोई एक खेत है, उस खेत से 100 कैलोरी प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें से खेत ने अपने जो खेत में पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपनी श्वसन क्रिया में 10 कैलोरी जो है वो यूज कर लिया है, तो नेट कितना बचा आपके पास? 90 बचा है। तो इसी 90 को, इसी ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमेशा जान लीजिएगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अधिक होगी, ठीक है। बट ऊर्जा का प्रवाह जो होगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के आधार पर ही होगा, बिकॉज प्रवाह के लिए यही अवेलेबल होगा। बाकी ग्रॉस वाला जो है उसमें से कुछ का उपयोग ऑलरेडी हो चुका है। इसी को इसमें हमने डिटेल में लिखा है, क्या है? प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण से बने कार्बनिक पदार्थों के कुछ भाग को श्वसन क्रिया में प्रयुक्त कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण वाली हम लोग इक्वेशन पहले ही देख चुके हैं, उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। इन कार्बनिक पदार्थों के कुछ भाग को श्वसन क्रिया में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है, जो वृद्धि एवं विकास में आवश्यक उपापचयी क्रियाओं में काम आ जाती है, ठीक। इसके पश्चात बचे शेष श्वसन क्रिया प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ के पश्चात बचे, ये लाइन रिपीट हो गई है, इसके पश्चात बचे शेष कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन आदि के रूप में संचित कर लिया जाता है। यही जो संचित पदार्थ है इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्या है? अधिकांश स्थलीय वनस्पतियों में सकल प्राथमिक उत्पादकता का जो है वो 30 से 70% होता है, कि लाइक अगर 100 कैलोरी बना हुआ है तो इनका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगा वो 30 से 70 कैलोरी के बीच में होगा। ये कुछ इसको क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे, बाकी ये इतना संचित कर लेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। इसके आगे क्या है हमारे पास वो देखते हैं। आगे जो है वो है प्रत्येक पोषण स्तर का उपभोक्ता, ठीक है। पोषण स्तर का उपभोक्ता जो है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक अंश ही प्राप्त करता है, जो नेट जो है आपका, ठीक है, नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रॉस है, उसका एक भाग ही क्या है? इसको मिलेगा, ठीक है। जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है तो इससे संपूर्ण समुदाय के जीव भार में वृद्धि होती है। क्या है? संचित पदार्थ, ठीक है। अगर नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, अगर आपकी नेट प्रोडक्टिविटी उससे ज्यादा है तो क्या होगा? जब खाना अधिक है, खाने वाले लोग कम हैं, तो कम लोगों को अधिक खाना मिलेगा, तो क्या होगा? जीव जंतु क्या होंगे? आपकी जो है ऊर्जा आवश्यकताएं अच्छे से पूरी हो पाएंगी, वो अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे, जिसकी वजह से समुदाय के जीव भार में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये जो क्या है? एक संतुलित जो पारिस्थितिकी तंत्र है वैसा तंत्र इससे
बनेगा। जबकि क्या हो, उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण पूरे समुदाय के जीव भार में हुई वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता भी कहा जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसको बोला जाता है, जब संचित पदार्थ जो है वो खपत से अधिक हो। ठीक है, तो वृद्धि तो वैसे भी आप किसी भी चीज को देखेंगे, आपके पास अगर पैसा जो आपकी खपत से ज्यादा है तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे नई नई चीजों में। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर आपके पास ऊर्जा अधिक है, संचित पदार्थ अधिक है, आपकी खपत कम है, तो इससे क्या होगा, सबके जीव भार में वृद्धि होगी और इसी वृद्धि को जो है हम लोग द्वितीयक जो है उत्पादकता बोलते हैं। बाकी इसमें हम लोग वो देख ही चुके हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो एक दिशीय होता है, प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों तक पहुंचता रहता है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का कुछ ह्रास भी होता है। वो हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, जिसमें लिखा है कि ऊर्जा एक से परिवर्तित होती है तो उसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी ऊर्जा के ह्रास के नियम को ये लिंडेमान ने बताया। इनके नियम को 10% का नियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इनका नाम पूछा जाता है कि 10% का नियम जो है वो किसने दिया है। तो इनके 10% का नियम जो बोलता है वो ये बोलता है, शाकाहारी जंतुओं उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित कर स्थिर रखता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। मतलब हर एक स्टेज पे 10% ही ऊपर जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उसको शाकाहारी कोई खाएगा तो पेड़ पौधों की जितनी ऊर्जा थी उसका 10% ही शाकाहारी को मिलेगा। फिर शाकाहारी के अंदर जितनी थी उसका 10% जो है वो आगे वाले को मिलेगा, उसका 10% आगे मिलेगा। तो इस तरह से ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर करती है नेक्स्ट पोषण स्तर पे। प्रीवियस पोषण स्तर का जो है वो 10% ऊर्जा ही मिलती है। इसी को 10% ऊर्जा का नियम बोलते हैं, 10% का नियम बोलते हैं और इस नियम को वैज्ञानिक लिंडेमान ने दिया हुआ था। अब इसी ऊर्जा के बेसिस पे जो है वो दिखाने के लिए जब हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं, उन डायग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है पारिस्थितिकी पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, कि कितने नंबर्स हैं, उनका जो बायोमास है, जीव भार है तथा उनमें संचित ऊर्जा है, इनमें परस्पर संबंध को जब चित्र रूप में दिखलाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड्स बोलते रहते हैं। ये दिखाने की एक विधि है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, तो ये क्या है कि उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार अथवा संचित ऊर्जा के संबंध को चित्र के रूप में दिखाने की विधि है। इनको पारिस्थितिकी पिरामिड्स बोलते हैं। ये पिरामिड्स का जो सबसे पहला विचार आया था वो चार्ल्स एंटन ने 1927 में दिया था। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। क्योंकि ये एल्टन ने बनाया था इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोला जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड्स को जो है वो एल्टोनियन पिरामिड्स बोलते हैं। बाकी यहाँ हमने देखा कि संख्या दिखानी है, जीव भार दिखानी है और संचित ऊर्जा दिखानी है। तो हो सकता है कई प्रकार के पिरामिड्स बनते हो, तो देखते हैं कितने प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। पहला जीव संख्या का, इनका नंबर्स कितना है उसका। ये पिरामिड क्या है, सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे ही बन सकते हैं। मतलब सीधे कब बनेंगे, जब पोषण स्तर में निचले स्थान पर जीवों की संख्या अधिक होगी और ऊपर के स्थान पर जो है वो संख्या कम होगी, तो ये जो है वो सीधे पिरामिड बनेंगे। और उल्टे कब बनेंगे, जब नीचे कम हो और ऊपर अधिक हो। तो जैसे घास का स्थल है, ठीक है, घास के स्थल के पिरामिड्स जो है वो सीधे बनेंगे, क्योंकि घास में कई सारा घास पहले अपने आप में विस्तृत है, फिर उसके ऊपर खाने वाले कई सारे जीव जंतु हैं, खरगोश भी हैं, चूहे भी हैं, टिड्डे भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनको खाने वाले हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो घास स्थल के जो पिरामिड्स हैं वो सीधे बनते हैं। जबकि एक सिंगल पेड़ का, ये एक पेड़ की बात हो रही है, आप जंगल की मत सोचिएगा, एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। आगे हमने डायग्राम में दिखाया, आप सोचते समझ में आ जाएगा कि ये पिरामिड उल्टा क्यों बनता है। बट आप ये याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि पेड़ का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है या उल्टा होता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है घास स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। वन का पिरामिड कैसे बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जीव संख्या का पिरामिड हो गया। दूसरा पिरामिड बनता है जीव भार का, बायोमास का। ये पिरामिड्स क्या है, सीधे और उल्टे दोनों बने थे, वैसे ही ये भी सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। जैसे वन एवं घास का पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड जो है वो सीधे बनेंगे आपके। जब आप तालाब में पहुंच जाएंगे तो तालाब के पिरामिड जो है आपके उल्टे बनेंगे। तालाब का जो जीव भार का पिरामिड है वो उल्टा बनेगा, बिकॉज तालाब में क्या है, तालाब में प्राथमिक उत्पादक जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है। तो फैले जरूर रहेंगे लेकिन उनके अंदर वेट कुछ नहीं होता है। फिर उसको खाएंगे क्या, झींगे,
झींगे या जो और जंतु हैं वो खाएंगे, उनका ज्यादा होता है। उसके बाद मछलियां आएंगी, मछलियों का वेट और ज्यादा हो जाता है। उसके बाद वेल्स वगैरह आ जाती हैं, उनका और ज्यादा होता है। बाकी एक है फिर संचित ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, संचित ऊर्जा के पिरामिड में क्या है, हमने आपको क्या बताया, ऊर्जा का 10% ही हमेशा ऊपर जाएगा। तो निचले तल पे हमेशा ऊर्जा अधिक रहेगी, ऊपरी तल पर ऊर्जा जो है वो हमेशा कम रहेगी। इस वजह से ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनेगा। सीधा मतलब ऊपर जाके सकरा होता जाएगा। पिरामिड का फॉर्म यही होता है, उसका बेस जो है वो बहुत चौड़ा होता है और ऊपर ये सकरा होता जाता है, जैसे हमने ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें ये घास है, घास का 1000 किलोग्राम दिखाया। उसके बाद हर्बीवोरस हैं जो शाकाहारी है, 100 केजी हो गए। फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस हैं, ये 10 केजी हो गए। फिर उसके बाद शेर हैं, शेरों की संख्या कम होती जाती है। तो ये क्या है, बायोमास जीव भार का पिरामिड है। ये जीव भार का सीधा पिरामिड बना हुआ है, ये चौड़ा है यहाँ पे, ये है। बाकी एक्वाटिक सिस्टम जो है उसका पिरामिड ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। इसमें क्या है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यही हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ठीक, उसके बाद ये इनको खाने के लिए मछलियां हैं, मछलियों के ऊपर और बड़ी मछलियां कार्निवोरस है। तो ये पिरामिड उल्टा बना है। तो क्वेश्चन हिसाब से पूछा जा सकता है कि संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। बाकी बायोमास का, जीव भार का और जीव संख्या का पिरामिड जो है वो उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। अभी 2 पिरामिड्स और है हमारे पास, वो भी देख लीजिए। एक ये पिरामिड हमने बनाया हुआ पेड़ का, ये एक पेड़ का पिरामिड है, ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि पेड़ तो एक ही संख्या है, इसकी नंबर एक ही है। उसके बाद इस पे कई सारी चिड़ियां हैं, उन चिड़ियों के ऊपर कई सारे पैरासाइट्स हैं, उन पैरासाइट्स के बाद कई सारे और भी जो हैं वो जीव जंतु हैं जो शोषक हैं इनके, जो जैसे अमरवेल वगैरह हैं वो, ये है। तो ये जो है इनका पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड बना है। बाकी अगर दूसरा इसको रिलेशन देखें तो इसका पेड़ जो है वो पेड़ सिंगल है, फिर उसके ऊपर कई सारी चिड़ियां हैं, इनको खाने वाली जो है वो कार्निवोरस चिड़ियां हैं। तो ये इस तरह के पिरामिड जो है वो जीव की संख्या के हो गए। ये ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा भाई यहाँ 100% है तो यहाँ 10 जाएगी, 10 का फिर 10 तो यहाँ पे 1% हो जाएगा, 1 का फिर 10 तो ये 0.1 हो जाएगा, फिर 0 का फिर 1, 10% तो 0.01 हो जाएगा। तो ये पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनता है। तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा और सीधा दोनों। ठीक है, उसमें घास का जो है वो सीधा और उसके बाद से तालाब का वो उल्टा। तो ये सारे आपके पिरामिड्स हो गए। ठीक, तो इस तरह आपका ये टॉपिक जो आपका हुआ वो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक खत्म हो गया है। इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हमने इसमें लिखे हैं। ठीक है, जैसे पहला ये नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये छूट गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं इनका नाम है ओडम, ODAM, ये नाम हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से ये पारिस्थितिकी जनक हैं, इसी में भारत के भी आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर आर मिश्रा। मिश्रा बोल रहा हूँ, मिश्र है इनका नाम, प्रोफेसर आर मिश्र। ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं और वैसे पारिस्थितिकी जनक जो हैं वो ओडम है, इनका नाम ऊपर भी आ चुका है। ये इसको आप प्लीज इसको पॉज करके इनके नाम लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। उसके बाद से पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया। वातावरण एवं जीव समुदाय शब्द का प्रथम प्रयोक्ता रिटर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जी टॉन्सले। पारिस्थितिकी के अन्य नाम समुदाय विज्ञान, ये फ्रेडरिक क्लीमेंट्स। पारिस्थितिकी को इन्होंने परिभाषित किया कि ये वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है, ये चार्ल्स एल्टन ने। पारिस्थितिकी मस्तिष्क की एक दशा है, मैडॉक्स ने। 10% का नियम लिंडमान ने। पारिस्थितिकी पिरामिड्स का विचार जो है वो चार्ल्स एल्टन ने। तो ये इस तरह के जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इनको अच्छे से लिख लीजिए कहीं अगर लिखना हो तो। अगर आप इनको कैसे करके मोस्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो इनको लिख लीजिए, यहाँ से हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरा अनुमान यही बोलता है कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, इनको ठीक से पढ़ लीजिए। तो 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने थे, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, उसके बाद से इकोटोन और तीसरा जो है वो पर्यावरण संतुलन। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खत्म हो गया है। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन क्या है, इकोटोन वे क्षेत्र हैं जहां पर 2 पारिस्थितिकी तंत्र एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। लाइक एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है, एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है वो इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, ये 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये इकोटोन में एक्चुअल में ये पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ जीव जंतुओं की संख्या कुछ और होगी, प्रकार कुछ और होंगे, यहाँ जीव जंतुओं के प्रकार कुछ और होंगे, बट ये चूंकि इसको लिंक कर रहा है, यहाँ से जीव जंतु भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, इस वजह से इनमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजाति की विशाल विविधता शामिल होती है। ये क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्रों से प्रभावित होते हैं, वही रीजन है बिकॉज इसमें दोनों की विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। जैसे एक नदी है और नदी के तट के बीच दलदली भूमि का क्षेत्र हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये इकोटोन बनते हैं, ये लिंकिंग एरियाज हैं, दो क्षेत्रों को, दो पारिस्थितिक तंत्रों को ये जोड़ने का काम करते हैं, कॉरिडोर टाइप का काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइगर और एलिफेंट रिजर्व में पढ़ा था कॉरिडोर में। बाकी इकोटोन की विशेषताएं देखते हैं। इकोटोन की विशेषताएं क्या है, ये चौड़ा भी हो सकता है, सकरा भी हो सकता है, ये दोनों है। ये तनाव का क्षेत्र है क्योंकि इसमें सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्रों की लिए मध्यवर्ती स्थितियां होती हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशलिटीज हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशलिटीज हैं, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है तो ये चाहेंगे कि इनके अनुकूल स्थितियां हो, यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है तो इनके अनुकूल स्थितियां हो, इस वजह से यहाँ पे ये टेंशन बना रहता है। इसमें ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्रणाली में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह अलग हो। लाइक अगर कोई ये मैं दोबारा बनाता हूँ, लाइक एक ये रीजन है आपके पास, एक ये रीजन है, इसमें कुछ आपके पास पेड़ पौधे हैं, इसमें कुछ आपके पास जीव जंतु हैं, यहाँ भी जीव जंतु हैं, ये एक माइग्रेशन बना, यहाँ से माइग्रेट होके ये चीजें यहाँ आई, ठीक है, यहाँ आई, ठीक, और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीजें यहाँ पे हैं, ये चीजें यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाली प्रजातियां पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्रणाली में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह से अलग हो। इकोटोन जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच का इकोटोन मानव निर्मित है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट काट के कृषि क्षेत्र बना देते हैं, तो उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वो इकोटोन क्या है, मानव निर्मित हो सकता है। देखते हैं इकोटोन के उदाहरण क्या है। इकोटोन के जो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला तो दलदली भूमि, जो उसको हम लोग देख चुके हैं, सूखे और गीले पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र है दलदली भूमि। मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव क्या है, स्थलीय और समुद्री के पारिस्थितिक तंत्र के बीच। घास के मैदान क्या है, रेगिस्तान और जंगल के बीच। मुहाना है, नदियों का मुहाना जो होता है वो क्या होता है, खारे पानी और मीठे पानी का बीच, क्योंकि नदी से मीठा पानी आता है, समुद्र में पानी पहुंच के खारा हो जाता है, तो मुहाने पे क्या होता है, खारे और मीठे पानी के बीच का जो क्षेत्र है उसको मुहाना बोलते हैं। उसके अलावा ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बन सकती हैं। तो ये इकोटोन के आपके उदाहरण हो गए। बाकी देखते हैं इकोटोन का इंपॉर्टेंस क्या है। इकोटोन का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक होती है, तो ये जैव विविधता के क्या होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है, इस वजह से इनका संरक्षण भी बहुत आवश्यक होता है। चूंकि ये इसमें कई तरह की दशाएं शामिल होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पक्षी जो है वो या तो भोजन की तलाश में आते हैं या घोंसला बनाने के लिए भी ये आते हैं, प्रजनन के लिए भी ये आते हैं। इसके बाद इनमें बड़ी आनुवंशिक विविधता मौजूद होने के कारण ये एक आबादी से दूसरी आबादी में जीन प्रवाह के पुल के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए भी है, फ्यूचर्स के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। बाकी वे संभावित नुकसान से सीमावर्ती पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने वाले बफर जोन के रूप में भी कार्य करते हैं, कि लाइक ये एक कोई इकोसिस्टम है, ये एक कोई इकोसिस्टम है, यहाँ से ये जा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इकोटोन है, ये बफर जोन का कार्य करता है, जिससे यहाँ पे क्या है, नुकसान ना हो, संघर्ष ना हो। तो ये इकोटोन का महत्व है। और भी कुछ इसके महत्व है, ठीक है। और महत्व क्या है, जैसे एक आर्द्र भूमि क्या है, प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती है। आर्द्र भूमि जो है वो क्या करेगी, प्रदूषकों को अवशोषित कर लेगी, जिससे उन्हें नदी में रिसने से रोका जा सकता है। तो ये इसका एक फायदा है। बाकी इकोटोन जो है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के एक संवेदनशील संकेतक भी है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर्स के रूप में काम करते हैं। बाकी जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सीमाओं का स्थानांतरण माना जाता है, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इनसे आपको इस एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मेन वही है कि इकोटोन होते क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद से वही कि जो आर्द्र भूमि है वो किस किस के बीच में इकोटोन का काम करती है, जो घास मैदान है वो किसके बीच में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इकोटोन में क्या है, यहाँ पे संक्रमण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आ रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रभाव भी होगा। तो एक इसी तरह का प्रभाव है एज इफेक्ट या एज स्पीसीज, दो है, एज इफेक्ट और एज स्पीसीज। एज आप लोग समझते हो किसी भी चीज का किनारा, ठीक है, तो इसके किनारा इफेक्ट बोलते हैं, इसको एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
चूंकि ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके बीच में इकोटोन है, तो ये वाला एरिया जो है वो इस पारिस्थितिकी तंत्र का एज है, ये वाला जो है वो इस पारिस्थितिकी तंत्र का एज है। ये दोनों जो है वो यहाँ पर प्रभाव डालेंगे, इनसे जो इफेक्ट बनता है उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है ये प्रभाव है जब दो आवासों की सीमा पर जनसंख्या के आकार या सामुदायिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो इसे किनारा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दो आवासों की सीमाओं पर, ठीक है, जैसे एक आवास ये है, एक आवास ये है, और ये बना हुआ है इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। अगर क्या होता है, जनसंख्या में या संरचना में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को एज इफेक्ट बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व जो है वो किसी अन्य समुदाय की तुलना में अधिक होता है। इस प्रभाव को भी एज इफेक्ट के रूप में बोला जाता है। और जो जाति या जो समुदाय है जो निकल के आता है उसको एज स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, कारक इफेक्ट, वो एज इफेक्ट या किनारा प्रभाव या किनारा जाति या स्पीसीज, ये इनको बोलने लगते हैं। बाकी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से पक्षीधार प्रभाव देखते हैं। पक्षीधार प्रभाव ये होते हैं जब पक्षियों की संख्या जो इस एज एरिया में है क्या है वो सडनली बढ़ जाती है, तो इसको पक्षीधार प्रभाव बोलते हैं। जैसे जंगल और रेगिस्तानों के बीच इकोटोन में पक्षियों का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनको अनुकूल ना मिले। सेम कंडीशन रेगिस्तान में ऐसी हो सकती हैं जो उनको अनुकूल ना मिले, तो वो जो बीच का जो एरिया है जिसको इकोटोन हम बोल रहे हैं, ये वहां आते हैं जहां पे कुछ विशेषताएं रेगिस्तान की भी हैं, कुछ विशेषताएं जंगल की भी हैं। तो ऐसे अनुकूल स्थिति में क्या है, जीव जंतु रहना अधिक पसंद करते हैं, वहां पे इनकी संख्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जब ये पक्षियों की संख्या अधिक बढ़ती है तो उसको पक्षीधार प्रभाव बोलते हैं। इस प्रकार जो बनती है जातियां उसको एज स्पीसीज बोलते हैं और इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ हो गया हमारा इकोटोन के बारे में। ठीक, तो हमने इकोलॉजी पढ़ लिया, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लिया, दूसरा देख लिया इकोटोन। अब उसके बाद आता है पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, एनवायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण एक्चुअल में बोलते किसको है। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो है जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, एक चादर जो बना हुआ है जीवधारियों के और वनस्पतियों के चारों ओर, इस चादर को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इस आवरण को पर्यावरण बोलते हैं। बाकी जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा एक्चुअल में, तो नेक्स्ट टॉपिक में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी परिभाषा दी है। इस परिभाषा के अनुसार क्या है, पर्यावरण क्या है? किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक पर्यावरण एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो क्या है, पहले तो जीव को चारों तरफ से कोई भौतिक जो है वो पर्यावरण घेरे हुए है वो, और उसके भीतर जो जैविक दशाएं हैं और इन जैविक दशाओं के साथ इस जीव की जो अंतःक्रिया है, इन सबको मिला के जो बनता है सिस्टम, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो इस तरह पर्यावरण में जो होगा, घटक जो होंगे पर्यावरण के, इसमें भौतिक और जैविक दोनों है। ठीक है, पर्यावरण क्या है? भौतिक और जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दो प्रकार का होता है, दो प्रमुख प्रकार हैं इसमें, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक में स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय, जलमंडलीय, और जैविक में वनस्पति और जंतु। ठीक है, तो ये पर्यावरण के जो है वो प्रकार हो गए। ठीक है, भौतिक और अजैविक। इसके अलावा एक प्रकार और है इसका, संगठन के आधार पर क्या हो सकता है? भौतिक या अजैविक संगठक। ठीक, उसके बाद जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। इसी तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में भी होता है। तो लगभग इनका जो वर्गीकरण है वो लगभग सेम है। जैसे भौतिक या अजैविक घटक में स्थल, वायु तथा जल, ये वहां भी थे। जैविक में पादप, मनुष्य समेत जंतु घटक तथा सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संगठक जैसे सूर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। तो यही सारी चीजें आपकी पारिस्थितिकी तंत्र में भी हैं। ये इस तरह से पर्यावरण के संगठक हैं। अब हमको देखना है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, तो पहले देखना पड़ेगा कि असंतुलन है क्यों। ठीक है, असंतुलन है क्यों? तो असंतुलन के कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, जल का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, अनियंत्रित रूप से भूमि से जल निकालते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, तो पेड़ पौधे नहीं मिल रहा है पानी पेड़ पौधों को, तो वहाँ का फ्लोरा फौना जो है वो एकदम से चेंज होता जा रहा है। वहां पे जीव जंतुओं को
पानी नहीं मिल रहा है इजीली तो वो भी वहां से चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पर्यावरण, अब जब कोई जनजाति जहाँ पे है कई दिनों से, कोई जंतु है वहां पे वो सिस्टम बना है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूड चेन किस तरह से बैलेंस है, किस तरह से फूड वेब बैलेंस है। अगर वहां से कोई एक जो है वो चला जाता है तो पूरी की पूरी चेन या पूरा का पूरा वेब जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस वजह से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होने लगता है। वैसे ही पेड़ों के काटने, भूमि के खनन, बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं, उपभोक्ता वृत्ति, वायुमंडल के प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ये सब जो है वो पर्यावरण असंतुलन के कारण है। ठीक है, इस असंतुलन के कारणों से ये असंतुलन हो रहे हैं। इस असंतुलन का प्रभाव क्या है, प्रभाव देख लेते हैं। क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली पहाड़ों में, और आजकल तो ये जो जोशीमठ वाला चल रहा है वो देख रहे हैं आप, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, अनियमित जो है वो वर्षा हो रही है। ठीक है, किसी समय पे वर्षा होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है, जब नहीं होनी चाहिए वह हो रही है, अचानक से सर्दी बढ़ जा रही है। ठीक है, इस तरह की जो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। बाकी ग्लोबल जो ताप है, जो वैश्विक ताप है वो भी बढ़ता जा रहा है। नए नए रोग या वायरस आ रहे हैं, जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हैं कोविड आया हुआ था। बाकी खाद्य सुरक्षा की कमी आ रही है, फूड सिक्योरिटी, बिकॉज कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जलवायु आज कैसी है वैसी कल होने वाली है नहीं होने वाली है। और मौसमी दशाएं ये सब भी परिवर्तित हो रही हैं। ये पर्यावरण असंतुलन के प्रभाव हैं। अब इन प्रभावों को कम करने के लिए, इनको बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रदूषण करना पड़ेगा। प्रदूषण के लिए सबसे क्या है, धुआं। जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पादन में, इसको आपको रोकना पड़ेगा। कोयले का इस्तेमाल रोकने से क्या होगा, एक तो कोयला आप जला के बिजली बनाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है तो गैसीय प्रदूषण नहीं होगा। प्लस कोयला इस्तेमाल के लिए आपको खनन करना होता है, तो आप खनन भी नहीं करेंगे उससे। तो इस तरह से ये है। बाकी वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों की जगह स्वच्छ ईंधन पर बल, सीवरेज के केवल शोधित जल को नदियों में प्रवेश की अनुमति, ये सारे इस तरह के आप जो आप लोग लगातार पढ़ते आए हैं वही सारे इसके जो हैं वो हैं ऑप्शन है। मल एवं कचरे में नदियों के प्रवाह को रोक, भूजल खनन, भूजल संचयन संरक्षण और भूस्थल के विधार में वृद्धि, भूमि में प्लास्टिक पॉलीथीन के गाड़ने पर प्रतिबंध, प्लास्टिक पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग के उपकरणों में प्रतिबंधित गैसों का उपयोग पर रोक। ठीक है, ये सारे आप लोग कार्य जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल न्यूक्लियर ऊर्जा पर रोक एवं स्वच्छ ईंधन के ऊपर बल। जैसे आप लोग क्या करें, आप लोग पवन चक्कियां लगा लें, उससे आप लोग बिजली बना लें। आप लोग जल टरबाइनों के माध्यम से आप लोग बिजली बना लें। आप लोग सोलर प्लेट्स के थ्रू आप लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बना लें। और भी तरीके हैं, भूतापीय बना लें आप। ठीक है, आप समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उसका यूज करके बिजली बना लें। लेकिन आप लोग कोयला, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी करके ये जो है इस तरह से बिजली ना बनाए। बाकी वन्य अभ्यारण्य के विकास एवं विस्तार के सतत प्रयास, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक, वन संरक्षण के सतत प्रयास, खनिज पदार्थों के अत्यधिक खनन पर रोक। एकदम से रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, बिकॉज आपको विकास भी करना है, विकास भी महत्वपूर्ण है। तो इनका खनन इस तरह से किया जाए कि एक धारणीय विकास संभव हो, जिससे विकास जो हो वो पर्यावरण के विनाश की शर्तों पर ना हो। बाकी कड़े सख्त नियमावली, आप नियमों को जो है वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट करें। पहले तो नियम आपके सख्त हो और उनके जो है वो क्या हो, उनके पालन पर भी बल हो, और उसके बाद सजा का प्रावधान भी हो। तो इस तरह से आप लोग क्या है, ये प्रदूषण को रोकने से जो इसके प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं पारिस्थितिकी संतुलन एक्चुअल में है क्या। पारिस्थितिकी संतुलन वो है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता में प्रत्येक जीव और अजैविक घटक की अपनी भूमिका होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता में क्या होगा कि पहले तो इनकी संख्या निश्चित होगी, सबके कार्य निश्चित होंगे। ठीक है, उसके बाद से उस पारिस्थितिक तंत्र में जितने अजैविक घटकों की आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति होगी। तो इस तरह से सबकी क्या है, अपनी अपनी भूमिका है, और एक साथ ये लोग क्या है, संतुलन में रह रहे होते हैं। जैसे इनका आवास निश्चित है। ठीक है, उसके बाद से जैसे इनका आवास है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के एक समुदाय के भीतर एक गतिशील संतुलन बना रहता है, एक डायनेमिक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। डायनेमिक इसलिए बोलते हैं जिसमें मूवमेंट हमेशा रहता है। ठीक है, जिसमें मोबिलिटी हमेशा रहती है, बट वो गतिशीलता क्या है, संतुलन के साथ रहती है। ठीक है, उसमें इम्बैलेंस नहीं होता है। कोई चीज अगर जा रही होती है तो उसी के बराबर मात्रा में कोई चीज आ रही होती है। ठीक है, तो इस तरह का इनमें संतुलन बना रहता है। इस संतुलन की विशेषताएं क्या है, इस संतुलन में प्रजातियों की संख्या क्या है, हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, बाकी इसमें विविधता जो है वो स्थिर रहती है या बढ़ती रहती है। वनस्पतियों की विविधता जो है वो स्थिर रहती है या
बढ़ती रहती है, बट बढ़ती भी इस तरह से है कि किसी चीज की कमी ना होने लगे। जैसे हमने बताया ना कि जहां पे आपका जो नेट प्रोडक्टिविटी है, जो नेट उत्पादकता है, अगर वो ज्यादा होगी तो आपका बायोमास जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भोजन की कमी होगी, ये बढ़ेगा ही तब जब आपके पास भोजन अधिक मात्रा में। तो इस तरह से जो पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बना रहेगा। बाकी और क्या होगा इसमें, पानी, मिट्टी, वायु, खनिज जैसे अजैविक घटकों की गुणवत्ता में कमी ना हो। अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं तो आपका जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, और इस तरह से जो है पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। ठीक, उसके बाद से इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे घास के मैदान में घास के विकास को रोकने के लिए बड़ी संख्या में शाकाहारी होते हैं। अगर ये शाकाहारी नहीं होंगे तो घास का अनियंत्रित विकास होगा। अनियंत्रित विकास होने से क्या होगा कि और भी जो वहां पे पेड़ पौधे होंगे उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, सारे मैदान में घास फैल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, जलकुंभी इसी तरह से पानी के ऊपर फैल जाती है कि वो बाकी सब चीजों को एकदम नष्ट कर देती है। ठीक है, तो घास के मैदान में क्या है, इसको रोकने के लिए शाकाहारी हैं। इन शाकाहारियों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मांसाहारी हैं, लेकिन मांसाहारी जो हैं वो शाकाहारी से हमेशा कम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मांसाहारी आए और एक दिन में ही सारे शाकाहारियों को खत्म कर दें। अगर इस तरह से होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलन होगा। तो हमेशा क्या है, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस की कंडीशन होती है। ठीक, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है जिससे इसका संतुलित विकास जो है वो बना रहे और जैविक अजैविक घटकों के बीच जो अंतःक्रिया है वो जारी रहे। ठीक है, तो ये जो है वो संतुलन की स्थिति है। अब इसी संतुलन में अगर कहीं से कोई डिस्टरबेंस आता है तो पारिस्थितिकी असंतुलन आता है। देखते हैं असंतुलन किसे कहते हैं। असंतुलन जो है वो है, पारिस्थितिकी असंतुलन एक ऐसी स्थिति जहां किसी विशेष जीव की प्रजाति के संख्या में या तो बहुत बढ़ जाती है या बहुत ही घट जाती है, जिससे तंत्र की स्वतः समायोजन शक्ति जो है वो कमजोर पड़ने लगती है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा ना कि घास के मैदान में घास को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शाकाहारी हैं और उन शाकाहारियों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मांसाहारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मांसाहारी सडनली बढ़ जाए वो शाकाहारियों को एकदम से खत्म कर दें, या शाकाहारी सडनली बढ़ जाए जो घास के मैदान को एकदम से खत्म कर दें। अगर शाकाहारी सडनली घास के मैदान को खत्म कर देंगे तो खुद शाकाहारियों के लिए भोजन नहीं बचेगा, या मांसाहारी अगर शाकाहारियों को खत्म कर देते हैं तो उस मांसाहारियों को फिर आगे खाने के लिए शाकाहारी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई प्रजाति बढ़ जाती है या घट जाती है तो इसकी जो स्वतः समायोजन शक्ति है, जो ये अपने आप से हर एक चीज को समायोजित कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, ये शक्ति जो है वो कम पड़ने लगती है और वहां पे पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति बन जाती है। इस असंतुलन के संकेत क्या हैं? संकेत ये हैं कि विशेष प्रजाति की संख्या में या तो उच्च वृद्धि होगी या उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। जैसे आप लोग देखेंगे अचानक से टिड्डियों का हमला हो जाता है आजकल खेतों पे, ठीक है, और वो उसके बाद पूरे के पूरे खेत नष्ट कर देते हैं और खाद्य संकट आने की बन जाती है। तो ये जो क्या है वो पारिस्थितिकी असंतुलन का संकेतक है। बाकी जल, मिट्टी, पानी, खनिज अजय जैसे विशेष संसाधनों में तेज गिरावट, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि पानी जो वाटर लेवल एकदम है वो नीचे चला जा रहा है। अगर पानी ही नहीं होगा और अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है तो फिर आपको सूखा देखने के लिए एकदम तैयार होना पड़ेगा। और अगर सूखा आ गया तो वहां पे कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो आपके सारे खाद्य पदार्थ जो भी हैं उनका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसके अलावा औद्योगिक क्रांति अगर कहीं हो रही है तो आप जान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति जब होती है तो पर्यावरण पर उतना अधिक ध्यान किसी का नहीं जाता है, जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं उनके में देख चुके हैं। इसके अलावा और भी इसके कारण हैं, वो भी हमने लिखे हैं। जैसे जनसंख्या विस्फोट है, अधिक मात्रा में आपको भोजन चाहिए तो आप उसकी निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है। संसाधनों की उच्च खपत, आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक जो है वो खपत कर रहा है। नए जीव जंतु प्रजातियों को नए जगह प्रवेश, आप एक जीव जंतु को किसी उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाते हैं जो उनका जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट उनका नहीं है। ठीक है, जैसे पश्चिम उदाहरण के पश्चिमी घाटों में लेंटाना फूल की प्रजातियों आने के बाद से जैव विविधता को बहुत नुकसान है। एक्चुअल में ये लेंटाना जो है वो इसको क्या करती है, एकदम से बहुत इसका विस्तार होता है जिससे ये बाकी किसी और प्रजाति की वृद्धि को एकदम प्रभावित करती है और कुछ यहाँ पे होता ही नहीं है, फिर केवल लेंटाना ही आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा वन जीवों की बहुत कटाई, वन्य जीव आवासों की कमी, अत्यधिक अन्न उत्पादन के लिए दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां जिसमें क्या है अत्यधिक आपने रासायनिक कीटनाशक मिलाए। जो कब हुआ, जो हरित क्रांति हुई उस समय पे ये समस्या कई जगह देखने के लिए आई कि आपने एक्सेस में रसायनों का यूज किया, एक्सेस में आपने ग्राउंड वाटर का यूज किया और आज की कंडीशन ये है कि ग्राउंड वाटर आपका एकदम
नीचे चला गया। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे हैं, जिसमें बाढ़, सुनामी, जंगल, भूस्खलन, ये सारे जो हैं वो बैलेंस जो असंतुलन है, इस असंतुलन के कारण है। बाकी इन असंतुलन को मिटाने के लिए जो कार्य आप कर सकते हैं, उसी से आपका जो है वो संतुलन बन जाएगा। तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने जो भी ये कंटेंट डिस्कस किया है, ये सारा कुछ फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में अवेलेबल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप लोग टेलीग्राम का लिंक ये दिया हुआ है, यूजर नेम, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप वीडियो को प्लीज लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।